अर्जुन की रग रग में सुकून का एहसास उतर गया। अग्रिमा ने आज पहली बार अर्जुन को छुआ था और इस छुअन ने अर्जुन की आत्मा तक को तृप्त कर दिया था। अग्रिमा ने एक पल अपने होठों को वहीं रखा और फिर धीरे से उसका माथा चूमकर उससे अलग हो गई। अर्जुन प्यार से उसे देखता रहा तो अग्रिमा ने कहा, आज का दिन बहुत खास है और मैं नहीं चाहती कि आप आज के दिन भी आपके गाल मुझसे रूठे रहे। ये कहकर उसने पहले अर्जुन के दाएं गाल को और फिर बाएं गाल को प्यार से चूम लिया। अर्जुन तो जन्नत में था, अब अगर कयामत भी आ जाती तो अर्जुन को कोई दुख नहीं होता। अपनी हर छोटी बात पर शर्माने वाली बीवी से उसने ये उम्मीद तो की ही नहीं थी। इतना मस्त गिफ्ट, फिजा में रूमानियत खुल चुकी थी और अर्जुन के चेहरे पर एक मनमोहक सी मुस्कान लिए अग्रिमा को देख रहा था। 2 पल तक वो इस इंतजार में था कि अग्रिमा शायद इससे आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ न होने पर उसने अग्रिमा से कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें पैसे खर्च करने नहीं आते, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है तुम्हें प्यार भी खर्च करना नहीं आता। अग्रिमा ने सांवलिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने कहा, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया, तो अब तुम्हारे रिटर्न गिफ्ट में तुम्हें सजा मिलेगी। अग्रिमा ने अपने चेहरे पर उलझन लाते हुए पूछा, सजा? अर्जुन ने भाव कुछ शरारत से भरे नजर आ रहे थे। उसने दिलचस्पी से कहा, हाँ सजा, गाड़ी में बात हुई थी ना, मुझे प्यार से देखने की सजा। अर्जुन ने अब अग्रिमा की तरफ हल्का सा झुकते हुए उससे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी मेरा रिटर्न गिफ्ट पसंद आएगा। अगले ही पल अर्जुन का एक हाथ अग्रिमा की कमर पर था। उसने झट से अग्रिमा को खींचकर अपने से सटा लिया और फिर दूसरा हाथ उसके बालों में ले जाकर उसके चेहरे को अपने पास किया और फिर उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। अग्रिमा ने पूरे शरीर में एक बिजली, एक करंट सा दौड़ गया। हाथ अपने आप ही अर्जुन की शर्ट पर कस गए। अपने प्यार के पहले और इस नए से एहसास पर दोनों की आंखें बंद हो गई थी। अर्जुन बड़े प्यार से अग्रिमा को अपने प्यार का एहसास करवा रहा था और अग्रिमा उस एहसास से सरोकार हुई जा रही थी। कितने ही लम्बे एक दूसरे के पहलू में गुजर गए और हर बीते लम्हे के साथ अर्जुन की शिद्दत अग्रिमा के होठों पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी इस शिद्दत में सिर्फ मोहब्बत थी और अग्रिमा को अपने करीब रखने की चाहत थी। अग्रिमा ने भी कोई विरोध न करते हुए अर्जुन के साथ देने के लिए उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी थी। अर्जुन के हाथ अब मदहोशी में अग्रिमा की पीठ पर सरकने लगे तो अग्रिमा कसमसा गई। अर्जुन ने उसकी कसमसाहट को महसूस करते हुए धीरे से उसके लबों को आज़ाद किया, लेकिन अग्रिमा को 1 इंच भी नहीं हिलने दिया। उसकी पकड़ जो की त्यों बनी हुई थी। अग्रिमा की सांसें गहरी हो चली थी और अर्जुन ने भी 1-2 लंबी सांस लेकर खुद को समान किया। अग्रिमा ने अर्जुन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक हाथ से अपने दुपट्टे का किनारा लिया और अर्जुन के होठों पर लगी अपनी लिपस्टिक साफ करने लगी। अर्जुन बस मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में खड़ी अपनी सनशाइन को देख रहा था। दोनों मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे, बस उनकी आंखें, उनकी धड़कनें एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी उन दोनों को कमरे के बाहर से किसी की आहट सुनाई दी तो अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। वो अग्रिमा के लिए कोई एम्ब्रेसिंग सिचुएशन नहीं बनाना चाहता था। उसने अपने फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए अग्रिमा से कहा, अभी चेंज करके तुम कुछ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो, मुझे थोड़ा काम है, फिर शाम को हम दोनों बाहर चलेंगे। अग्रिमा ने हैरानी से अर्जुन से पूछा, बाहर? अग्रिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसे आज बाहर ले जाने को बोल रहा है।
अर्जुन ने आराम से ही कहा, हाँ बाहर, मैं अपना काम खत्म कर दूँ फिर चलेंगे। अग्रिमा ने एक बार फिर हल्की सी टेंशन से कहा, लेकिन माँ पापा। उसे चिंता हो रही थी कि अर्जुन ने पता नहीं अजय जी और आनंदी जी से परमिशन ली है या नहीं। अर्जुन ने उसके भाव समझते हुए, डोंट वरी मॉम डैड से मैं बात कर लूँगा। एंड वन मोर थिंग, हम यहाँ वाले अपने पेरेंट्स को मॉम डैड बोलेंगे और वहाँ मलिकपुर वालों को माँ पापा, तो हमें कन्फ्यूजन थोड़ी कम होगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ की मुद्रा में हिलाते हुए कहा, जी। और इस जी ने अर्जुन को खुलकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। उसने अग्रिमा के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपने होठों से लगाया और अग्रिमा से कहा, कुछ भी बात हो तो बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं स्टडी में हूँ कुछ देर, एक इम्पोर्टेंट डील है। अग्रिमा ने सहजता से कहा, जी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। तब तक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अनन्या मुंह बनाते हुए अंदर आई और अर्जुन से बोली, भाई अथर्व भाई ने कहा उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था और इतनी देर से कुंज भाई मुझे बिना मतलब परेशान कर रहे थे, यहाँ भाई भी के पास नहीं आने दे रहे थे। अग्रिमा ने अर्जुन के जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने अपनी एक आई विंक करते हुए अग्रिमा से कहा, तुम चेंज कर लो ना। और फिर अनन्या से बोला, कुंज को मैं डांट दूंगा बच्चा, और अथर्व और अपना हिसाब किताब तुम दोनों खुद देख लो। अग्रिमा को भी दाल में कुछ काला तो नज़र आ रहा था और अर्जुन के आई विंक करने से अग्रिमा का शक और भी पक्का हो गया था, लेकिन उसने अनन्या के सामने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चेंज करने चली गई। दरअसल अर्जुन ने ही कुंज से कहा था कि जैसे ही अनन्या अथर्व के कमरे से बाहर आए उसे अग्रिमा के पास ना आने दे। कुंज बेचारे ने तो जैसे तैसे करके अनन्या को अब तक बाहर रोका हुआ था और अर्जुन को जैसे ही ये एहसास हुआ कि कमरे में कोई आ सकता है तो उसने कुंज को मैसेज कर दिया था कि अब अनु को अंदर आने न दे। अर्जुन भी अब कमरे से बाहर निकल गया और कुंज के पास जाकर बोला, लगता है तुमने अनु को ज़्यादा ही परेशान कर दिया। कुंज बेचारे की हालत तो पहले ही अनन्या ने खराब कर दी थी, ये बोल कर कि अर्जुन से उसकी कंप्लेन कर देगी और कुंज को बड़े ही जुलूल बहाने बनाने पड़े थे अनन्या को बाहर रोकने के लिए, जिनकी वजह से उनका दिमाग अब तक चकरा रहा था। उसने रोनी सी सूरत बनाते हुए अर्जुन से कहा, सर मैंने उनको नहीं, उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो तो मुझे यहाँ तक बोल कर गई है कि आपको बोलकर वो मुझे नौकरी से निकलवा देगी और तन्वी को बोल देगी कि वो मुझे तलाक दे दे। अर्जुन का मूड बहुत अच्छा था और अनु की कुंज को दी गई ये क्यूट सी धमकी सुनकर वो हंसते हुए बोला, अपनी बहन की बात कैसे टाल सकता हूँ मैं। कुंज ये सुनकर बेबसी से अर्जुन को देखते हुए बोला, सर मैं जानता हूँ आप मजाक कर रहे हैं, पर मैं मजाक में भी ना तो तन्वी से दूर होना चाहता हूँ और ना ही ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। अर्जुन उसकी संजीदगी से मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स, दोनों में से कुछ नहीं होने वाला। तुम ये बताओ जो मैंने कहा था वो हो गया? कुंज ने कहा, जी सर सब हो गया है। अर्जुन फिर अपने स्टडी रूम से चला गया और उस डील के लिए डिटेल्स लेने लगा। उसने कुछ एम्प्लॉयज़ को घर पर ही मीटिंग के लिए बुलवा लिया था, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले उसने कबीर को फ़ोन करके अपने और अग्रिमा के बारे में बता दिया था। कबीर और प्रेरणा खुशी से ही फ़ोन पर उछलने लगे। अर्जुन फिर अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन आज चेहरे पर एक अलग ही नूर था जो शायद अग्रिमा की करीबी का था। अग्रिमा भी चेंज करके बाहर आ गई तो अब वहाँ अनन्या के साथ रदिति भी मौजूद थी। तीनों नीचे आ गए तो सब चाय के लिए इकट्ठे हो रखे थे, सिवाय अर्जुन और अजय जी के। वो दोनों अपनी मीटिंग में व्यस्त थे। अथर्व की आज नाइट शिफ्ट थी तो वो घर पर ही था। अग्रिमा का चेहरा भी अर्जुन के प्यार से खिल रहा था और फिर सब घर वाले भी उससे प्यार से बात कर रहे थे। वो थोड़े रिजर्व नेचर की थी, लेकिन सबका प्यार देखकर भी थोड़ा सहज हो गई थी। सूर्य प्रताप जी के बुलावे पर नक्श का पूरा परिवार भी आ गया था, बस इंद्र प्रताप जी नहीं आए थे, शायद अपने कर्मों का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। आनंदी जी ने अग्रिमा और अदिति को सबसे मिलवाया
नक्ष अग्रिमा के पास आते हुए बोला, अब आपको भाभी बुलाऊं या बहन? अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी नक्ष भैया। तो नक्ष ने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी। फिर वो अदिति से बोला, भाभी आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप अब भी मुझे देखकर कुछ खास खुश नहीं हैं। अदिति ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ नक्ष का, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर उसके लहजे से सब समझ गए कि अदिति सच में नक्ष को देखकर खुश नहीं है। तभी अथर्व उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, अदिति नक्ष को माफ़ कर चुकी है और उसी के साथ ही काम करती है, तो मुझे लगता है कि अब ये इन लोगों का आपसी मामला है, लेट देम हैंडल प्लीज़। अदिति अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चली गई। अथर्व ने नक्ष से कहा, तुझे जानने लगेंगी तो समझ जाएंगी कि तुझसे गलती हुई थी और तुझे अपनी गलती का अफसोस है। तब तक के लिए थोड़ा वेट करना ही बेहतर है। नक्ष भी अब समझ रहा था, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और इधर उधर की बातें करने लगा। अग्रिमा जब से आई थी तब से ही उसका मन संचिता जी को मिलने को कर रहा था, लेकिन वो संकोच के चलते किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी और फिर ऊपर से अर्जुन का बाहर जाने का भी प्लान था। तो अग्रिमा ने कल संचिता जी से मिलने का सोचा। फाल्गुनी जी के कहने पर आनंदी जी ने एक बार फिर से घर में बाजार खोल दिया था। कपड़े और गहनों की दुकान हॉल में लगी हुई थी। आनंदी जी ने अग्रिमा और अदिति के साथ साथ अनुपमा जी और अनन्या को भी अपने लिए पसंद करने को बोल दिया था। अग्रिमा और अदिति ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उन दोनों के लिए यह बहुत अजीब था। वहाँ इतनी तरह के डिजाइन्स के गहने और कपड़े थे जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। वो दोनों अब भी लिटरली कपड़ों और गहनों की बजाय एक दूसरे को ही देख रहे थे। अनन्या कुछ कुछ चीज़ें उठाकर उन दोनों को दिखा रही थी, लेकिन वो बस उसे एक नज़र देखकर वापस रख रही थी। उन्होंने तो हमेशा दुकान पर जाने से पहले सोचा था कि कितने तक का सूट या लहंगा लेकर आना है। ज्वेलरी से कोई खास नाता नहीं था, लेकिन अगर कभी ली भी थी तो पैसों का हिसाब लगाकर, और आज यहाँ सब कुछ बेहिसाब था। आनंदी जी ने उनके पास आकर कहा, बेटा इसमें से तुम लोग अपने लिए 5-5 ड्रेस पसंद करो और ज्वेलरी में जो भी चाहिए अभी और शादी सगाई के लिए वो भी, या तो इसमें से पसंद कर लो या इनको बता दो, ये डिजाइन बनवा देंगे। अदिति सोचती रह गई कि वो क्या कहे और अग्रिमा ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ आप ही देख लीजिए ना ये सब। अनुपमा जी ने वहाँ आते हुए कहा, पहनना तुम दोनों को है तो पसंद भी खुद ही करो या फिर अर्जुन और अथर्व को बुलाओ पसंद करवाने के लिए। अथर्व वहाँ आते हुए बोला, आपने याद किया बुआ। अनुपमा जी हंसते हुए बोली, हाँ पता है बुआ के याद करने से आया है या अदिति को देखने आया है। अथर्व ने भी हंसते हुए जवाब दिया, इसे कहते हैं बुआ, एक पंथ दो काज। बुआ भी खुश और अथर्व की आधी छोड़ी लाइन को पूरा करते हुए नक्ष ने कहा, और बीबी भी खुश है ना। आनंदी जी ने उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अग्रिमा तुम कल वापस जाने के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर लो बेटा, ताकि टाइम से उसको अल्टर की करवाया जा सके। अग्रिमा इतने सारे ड्रेस को कंफ्यूज थी, लेकिन तभी अर्जुन उसके बगल में बैठते हुए बोला, मैं कुछ हेल्प करूं? अग्रिमा ने जैसे ही अपने पास बैठे अर्जुन को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मानो कह रही हो कि हेल्प नहीं, सिलेक्ट ही आपको करना है। अर्जुन ने एक सर्वेंट को बोलकर कॉफ़ी मंगवाई और फिर अग्रिमा से बोला, किस तरह की ड्रेस चाहिए तुम्हें? अग्रिमा अर्जुन के सबके सामने अपने पास बैठने से थोड़ा असहज हो रही थी और वो उठकर दूसरे सोफे पर जाने लगी, तो अर्जुन बोला, रिलैक्स बैठ जाओ, हम हस्बैंड वाइफ हैं और अपने घर पर हैं। अग्रिमा वापस बैठ गई, पर थोड़ी सी दूरी बनाकर अर्जुन ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया, बताओ कैसी ड्रेस चाहिए? अग्रिमा ने धीरे से जवाब दिया, जो आपको पसंद हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सामने रखे कपड़ों के स्टैंड पर एक भरपूर नज़र डाली और एक पैटर्न ग्रीन कलर का लॉन्ग और सिंपल से गाउन की तरफ इशारा करते हुए वहां खड़े सेल्समैन को उसे निकालने को कहा। सेल्समैन ने वो गाउन सामने रखा तो सबको वो पहली नज़र में ही भा गया। अग्रिमा के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई। अर्जुन ने उसकी मुस्कान देखकर ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि अग्रिमा को वो ड्रेस पसंद भी है या नहीं।
उसके हाव भाव से वो समझ गया था कि उसकी सनशाइन को वो पसंद आ गया है। फाल्गुनी जी ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, अरे वाह अर्जुन, तूने तो 1 मिनट नहीं लगाई ड्रेस पसंद करने में, तो जल्दी अग्रिमा के लिए 5 ड्रेस और पसंद कर दे। अर्जुन ने तुरंत ही वहाँ रखी साड़ियों में से एक लाइट कलर की साड़ी उठाई तो दादी ने कहा, ये क्या पसंद कर रहा है, बहुत लाइट कलर है, नई बहू पर अच्छा नहीं लगेगा। अर्जुन साड़ी को पलट कर देखते हुए बोला, नई बहू पर अच्छा नहीं लगेगा, नई बहू की दादी सास पर तो अच्छा लगेगा ना। ये कहते हुए साड़ी अपनी दादी की गोद में रख दी। फिर उसने एक नज़र अपनी मॉम और बुआ को देखा और इस बार वो खुद ही कपड़ों के स्टैंड की तरफ बढ़ गया। उसने 2 सूट अपनी मॉम और बुआ के लिए पसंद किया और एक शरारा सूट अनन्या के लिए एक साइड रख दिए। फिर उसने अग्रिमा के लिए जो गाउन पसंद किया था उसी गाउन के दूसरे डिज़ाइन को अदिति के लिए निकलवा दिया। इस तरह उसने सब के लिए एक एक जोड़ी कपड़े पसंद किया और सबको देकर उसने आनंदी जी से कहा, मॉम, मैं और अग्रिमा कुछ देर बाद अथर्व के हॉस्पिटल जाएंगे। आनंदी जी ने चिंता जताते हुए कहा, हॉस्पिटल क्यों, तबीयत तो ठीक है ना तुम दोनों की? अर्जुन ने आराम से कहा, हाँ मॉम, सब ठीक है। अग्रिमा कुछ कह नहीं रही थी, पर उसका मन होगा संचिता माँ से मिलने का और मुझे भी मिलना चाहिए उनसे। अग्रिमा की नज़रें अर्जुन की तरफ शुक्रिया के अंदाज में उठ गई, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि वो उसकी आंखों में इतना प्यार देखकर खुद को शायद रोक नहीं पाता उसके करीब आने से। आनंदी जी ने अर्जुन को समझाना चाहा कि आज के दिन अग्रिमा का रीति रिवाजों के अनुसार घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, लेकिन अर्जुन ने उनसे कहा, मॉम, अगर मेरा कोई अपना अस्पताल में एडमिट होता तो मैं शायद घर भी नहीं आता, पहले सीधे अस्पताल जाता। इतना तो हक बनता है अग्रिमा का भी कि वह एक बार अपनी माँ से मिल सके, उन्हें देख सके। सूर्य प्रताप जी को भी अर्जुन की बात ठीक लगी तो उन्होंने आनंदी जी से कहा, आनंदी बहू, कोई समस्या नहीं है, इन दोनों को जाने दो, क्योंकि यह सिर्फ अग्रिमा का हक ही नहीं अर्जुन का फर्ज भी है। आनंदी जी ने ये सब सूर्य प्रताप जी को ध्यान में रखते हुए ही कहा था और अब उनकी रजामंदी के बाद आनंदी जी ने भी बिना किसी नानुकुर के मुस्कुराते हुए उन सब की बात मान ली और दोनों को जाने की इजाज़त दे दी। अर्जुन ने फिर से कहा, मॉम, मुझे हॉस्पिटल के बाद थोड़ा सा और काम है, इसलिए मैं अथर्व और अदिति को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाएगा पर डिनर घर पर ही करेंगे। अर्जुन ने फिर अथर्व और अदिति को फ्रेश होकर आने को कहा और साथ ही अग्रिमा से भी पूछा कि क्या उसे चेंज करना है या किसी तरह तैयार होना है। तो अग्रिमा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर कहीं और जा रहे हैं तो उसके लिए आप बता दीजिए। अर्जुन ने एक भरपूर नज़र अग्रिमा के कपड़ों पर डालते हुए कहा, नहीं, वहाँ जाने के लिए तैयार होने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसने अग्रिमा से कहा कि वो अपने बाकी कपड़े और ज्वेलरी देख ले, तब तक वो भी कुछ कैजुअल पहनकर आता है क्योंकि सुबह से ही वो फॉर्मल में घूम रहा था। अर्जुन अपने कमरे में चला गया और आनंदी जी और फाल्गुनी जी के कहने पर अब अग्रिमा और अदिति ने भी कपड़े और गहने देखने शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यह सब लोग ऐसे नहीं मानने वाले। दोनों ने ही सबके साथ अपने लिए कुछ ड्रेस पसंद किए और साथ ही आनंदी जी की बताई ज्वेलरी में से उन दोनों ने कुछ ज्वेलरी भी पसंद कर ली। अर्जुन भी तब तक नीचे आ गया था और वो भी अथर्व और अदिति और अग्रिमा के साथ हॉस्पिटल जाने लगा। वो चारों एक ही गाड़ी में थे और आज अर्जुन खुद ड्राइव कर रहा था। गार्ड्स को उसने पीछे वाली गाड़ी में आने को बोल दिया था। अर्जुन और अथर्व आगे वाली सीट पर थे और अथर्व जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठा था। अर्जुन सब समझ रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं तो अथर्व ने नकली खांसी करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर किया। अर्जुन हंसते हुए बोला, बस भी कर अथर्व, इतना तो अदिति भी नहीं रूठती होगी। अग्रिमा ने अदिति की तरफ भवें उचकाई तो अदिति ने धीरे से उसे सब बता दिया। अग्रिमा भी मुंह दबाकर हंसने लगी। अथर्व अर्जुन की अटेंशन एंजॉय करते हुए बोला, तो तुझे क्या ज़रूरत थी अनु को ऊपर भेजने की? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुझे मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना था ना।
वैसे ऐसा भी क्या कर रहा था तू कि अनु के तेरे रूम में आने से मुझे इतना गुस्सा आ रहा है? अथर्व ने ज़्यादा सोचे बिना ही कहा, गुस्सा नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी लगता है। तो अर्जुन हंसते हुए बोला, तो किसने कहा था दरवाज़ा खोलकर रोमांस करने को? रूम लॉक कर सकता था ना? अथर्व और ज़्यादा चीरते हुए बोला, तू ही कर लेना लॉक, मैं अपना खुद देख लूँगा। अर्जुन और ज़्यादा हंसते हुए बोला, मैंने तो कर ही लिया था लॉक, और कुंज को भी बोल दिया था कि तेरे रूम में आने के बाद अनु को अग्रिमा के पास न आने दे जब तक मैं ना कहूँ। तीनों ही अर्जुन की बात सुनकर उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। अथर्व ने एकदम से अर्जुन की बाजू को झिझोड़ते हुए कहा, मेरे रोमांस में कबाब में हड्डी बनकर अनु को भेज दिया और खुद अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा था। अर्जुन हंसते हुए गाड़ी को एक दूसरे से कंट्रोल करने लगा। अग्रिमा और अदिति तो बस उन दोनों की इस अतरंगी वार्तालाप को सुन रही थी। इसी तरह हंसी मजाक में वो चारों हॉस्पिटल पहुंचे और संचिता जी और सुभाष जी से मिले। संचिता जी अभी भी बेहोश थी, लेकिन सुभाष जी अग्रिमा को खुश देखकर बहुत खुश हुई। जगत राज जी और राजवीर जी के साथ उन्होंने भी अग्रिमा के घर बसने का बस सपना ही देखा था, जो आज पूरा हो गया था। कुछ देर वहां रुकने के बाद अर्जुन उन तीनों को लेकर एक बड़ी सी हाई राइजिंग बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो तीनों उसे देखने लगे। अर्जुन के इशारे से उन्हें बाहर निकलने को कहा और उनके साथ एक टावर के पेंट हाउस के सामने जाकर एक चाबी अथर्व और अदिति को देते हुए कहा, ये पेंट हाउस तुम दोनों का है, ताकि तुम्हारे रोमांस में जब भी कोई अड़चन आए तो तुम लोग वहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। अग्रिमा अर्जुन की बात सुनकर हल्का सा हंस दी, लेकिन अथर्व इमोशनल होकर अर्जुन के गले लग गया। अर्जुन ने भी उसकी पीठ पर हाथ कसते हुए कहा, ज़्यादा सेंटी मत हो, दूसरे टावर में सेम पेंट हाउस मैंने हम दोनों अर्जुन अग्रिमा के लिए भी लिया है। अर्जुन ने अथर्व से कहा, तुम लोग अंदर जाकर देख लो, कुछ चेंज हो तो नहीं करवाना, मैं और अग्रिमा हमारे पेंट हाउस में जा कर आते हैं। अदिति ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, भाई आप और अग्रिमा भी साथ चलिए ना अंदर। इस बार अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही अग्रिमा ने कहा, नहीं, यहाँ अंदर जाने का पहला हक आप दोनों का है, तो तुम डॉक्टर साहब के साथ जाओ। अथर्व तुरंत ही बीच में बोल पड़ा, डॉक्टर साहब नहीं, भाभी, अर्जुन की तरह अथर्व कहिए। अग्रिमा ने एक नज़र अर्जुन की ओर देखा तो उसने कहा, तुम्हारे देवर भाभी का मैटर है, खुद देख लो। अग्रिमा ने सहमति में मुस्कुराते हुए अथर्व से कहा, ठीक है। अर्जुन ने जाने से पहले अथर्व से कहा, तू दूसरी गाड़ी से अदिति को घर छोड़ देना, मैं और अग्रिमा आ जाएंगे। अथर्व ने अर्जुन को छेड़ने के अंदाज में कहा, हाँ हाँ, तू जा, अपने पेंट हाउस में हर 5 मिनट बाद बेल बजाऊंगा, बदला तो मैं भी लूँगा। अर्जुन ने अग्रिमा का हाथ पकड़कर वहां से जाते हुए कहा, पंगा लेने से पहले सोच लेना, मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ। अथर्व ने भी पीछे से तेज आवाज में कहा, जो भी करना या बताना है भाभी को बता, मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल वो अदिति के साथ पेंट हाउस में के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद करते ही उसने अदिति को गले लगाते हुए कहा, चलो, जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करते हैं। अदिति ने अथर्व को वापस हग तो कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भाव आए। उसने फिर कुछ सोचते हुए अथर्व से अलग होकर उससे कहा, अथर्व। अथर्व ने उसके चेहरे पर आए गंभीर भाव देखे तो उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? अदिति ने गहरी सांस लेकर कहा, अथर्व, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करने वाले हैं, लेकिन बिना प्यार के ये नज़दीकियाँ। अथर्व भी उसके कहने का मतलब समझ गया था। उसने अदिति के बालों को ठीक करते हुए कहा, चेरी, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम तब तक कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार कर सकते हैं जब तक हमें अपने प्यार का एहसास नहीं हो जाता, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ थोड़ा बहुत रोमांस भी नहीं करूँगा। अदिति हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो अथर्व उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और दोनों ने इसी तरह पूरा घर देखा और फिर दोनों एक सोफे पर आकर बैठ गए और हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए।
प्यार तो दोनों को ही हो चुका था, लेकिन दोनों ही अभी या तो इस चीज़ से अनजान थे या जानबूझकर अनजान बने हुए थे, क्योंकि प्यार के एहसास को समझने का कोई मौका उनके हिस्से आया नहीं था और शायद वो दोनों ये वक्त जीना चाहते थे। इसलिए दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अथर्व ने भी अपनी कोई लिमिट ना क्रॉस करते हुए प्यार से अदिति को अपने पास बैठाया और उससे बातें करने लगा। वो भी खुद को कंफर्ट करना चाहता था कि उसे सच में अदिति से प्यार है या सिर्फ उस खबर और रिश्ते की वजह से एक लगाव हो गया है। और अदिति को भी यही लगता था कि उसे भी अथर्व से सिर्फ अट्रैक्शन है, जो अब धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अग्रिमा को लेकर अपने पेंट हाउस की ओर जा रहा था। दोनों चुपचाप चल रहे थे और साथ चलते हुए दोनों बिल्कुल किसी राजा और रानी की तरह लग रहे थे। पेंट हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर अर्जुन ने चाबी अग्रिमा के सामने करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस घर में पहला कदम तुम्हारा पड़े। तो अग्रिमा ने चाबी लेकर दरवाज़ा खोलते हुए उसी टोन में कहा, और मैं चाहती हूं कि इस घर में हम दोनों के कदम साथ में पड़े। मैं हमेशा आपके साथ चलना चाहती हूँ। अर्जुन एक बार फिर अपनी सनशाइन पर फिदा हो गया और उसे प्यार से देखने लगा। फिर उसने अग्रिमा को झटके से अपनी गोद में उठाया तो अग्रिमा एकदम से चौंक गई। गिरने से के डर से उसके हाथ खुद ब खुद अर्जुन की शर्ट के कॉलर पर चले गए। पीछे खड़े गार्ड्स को देखकर अग्रिमा ने अपना सर झुका लिया, लेकिन किसी की भी नज़र उन दोनों की तरफ नहीं थी। वो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए थे, ना कि उनके प्राइवेट लम्हों को डिस्टर्ब करने के लिए थे। अर्जुन अग्रिमा की गोद में लेकर पेंट हाउस के अंदर चला गया। अग्रिमा कुछ कह ही नहीं पाई, लेकिन अंदर जाने के बाद जैसे ही अर्जुन ने दरवाज़ा बंद किया, अग्रिमा ने उससे कहा, ये क्या किया आपने? बाहर सब देख रहे थे, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। अर्जुन ने उसे गोद में उठाए हुए ही कहा, पहली बात तो कोई नहीं देख रहा था, दूसरी बात तुम्हें गोद में उठाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और तीसरी बात मैं जानता हूँ मेरे साथ साथ तुम्हें भी मेरा ऐसा करना बहुत अच्छा लगा है, तो एट लीस्ट खुद से झूठ मत बोलो। अर्जुन सच कह रहा था। अग्रिमा को अर्जुन का ये करना दिल ही दिल में बहुत अच्छा लगा था। बस उसे गार्ड्स के सामने शर्म आ रही थी, लेकिन अब उसे अर्जुन पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। वो अग्रिमा को इतना इमोशन फील करवा रहा था, बिल्कुल अपनी रानी की तरह।